भारत में बहुत सारी कंपनियां वो करने का भी नहीं सोच रही हैं जो ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने करके दिखा दिया है। इनका मीका यानी कि M1 के लगभग प्रोडक्शन रेडी है और OSM ने हमें डिस्प्ले किया भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, यानी कि ना डीजल ना पेट्रोल, पूरी तरह से बिजली से चलने वाला 250 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं OSM। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रोटोटाइप के बारे में। क्या कुछ चीज़ें इसमें अभी तक कंपनी ने लगाई हैं, हमें जो मॉडल देखने को मिला उसमें क्या सारी चीज़ें थी, लगभग किस कीमत के आसपास ये आएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सामने से देखने में मीका काफ़ी बढ़िया लगता है। M1K1A बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है ओवरडन कर दिया है, कोई नई गाड़ी हमारे बीच में, हमें काफ़ी देखा देखा सा लगता है और हमारे बीच की गाड़ी लगती है। सामने की तरफ OSM का लोगो आता है, साइड में आपको बहुत ही कमाल के और एकदम अलग टाइप के लैंप्स मिल जाएंगे। इन हेडलैम्प्स में कमाल बात यह है कि ये LED प्रोजेक्टर बेस्ड हैं और कमर्शियल व्हीकल्स में हमने बहुत ही कम इस तरह के लैंप्स को देखा है, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है। ओवरऑल इसमें DRL भी मिल जाता है, डे टाइम रनिंग LEDs मिलती हैं, साइड में आपको कर्व वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप देख पाएंगे कि हवा वगैरह का कटाव काफी बढ़िया होता है, एरोडायनेमिक गाड़ी को बनाता है। सामने वाला जो पैनल है वो फाइबर का है, ऊपर की तरफ आपको वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। वाइपर्स के ब्लेड वगैरह की बात करें तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विंडशील्ड का जो एंगल है वो बढ़िया है हवा वगैरह को काटने के लिए। मीका की जो बैजिंग है, M1KA की जो बैजिंग है वो क्रोम से की गई है, अच्छी लगती है, यूनिक लगती है, नाम भी यूनिक है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस LED फॉग लैंप लगाए गए हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक जिस तरह से केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग करते हैं, इस तरह से सामने की तरफ डे टाइम रनिंग लैंप वगैरह लगाए गए हैं। अच्छा लगता है मुझे, ओवरऑल चीजें बढ़िया लगती हैं। थोड़ा से बाहर निकले हैं ये लैंप पर फिर भी थोड़े से अच्छे लगते हैं मुझे, काफी बढ़िया जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, यूनिक लगते हैं, क्योंकि अब तक हमने कमर्शियल व्हीकल्स में ये चीजें देखी ही नहीं है। प्रोटोटाइप में देख के भी खुशी होती है कि कोई सोच रहा है इसके बारे में। फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल में भी अगर एक मॉडल अप करके दे दें तो अच्छी बात है। विंडशील्ड का एंगल वगैरह आपको पसंद आएगा। अगर हम बात करें आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की तो ये भी बॉडी कलर में पेंटेड हैं, अच्छे लगते हैं और कोई शिकायत इनसे है नहीं। मीका का स्टिकर आता है। अगर आप देखें ड्राइवर डोर पे तो यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, चाबी से इस गाड़ी को लॉक किया जा सकता है, केबिन पूरा लॉक कर सकते हैं आप। मीका का यहाँ पे स्टिकर है, इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे वेव्स वगैरह उस तरह से हैं। जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है उसकी चौड़ाई वगैरह ठीक है, कोई शिकायत आपको नहीं होगी। ओवरऑल गाड़ी अच्छी लगती है, प्रोपोर्शनेट लगती है, कोई भी ओवरडन चीजें नहीं लगती हैं सिवाय इन पहियों के। अब ये पहिए जो हैं वो 17 इंच के पहिए हैं और 17 इंच के पहिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कमर्शियल गाड़ी के हिसाब से। हालांकि जब आप प्रोडक्शन रेडी मॉडल देखेंगे तो ना ही तो आपको ये अलॉय व्हील्स दिखेंगे, आपको यहाँ पे एक स्टील रिम देखने को मिलने वाला है। अगर हम इन पहियों के साइज की बात करें तो 225/45 R17 के ये टायर होते हैं, BMW और ऑडी जैसी गाड़ियों में यूज होते हैं और इनमें पंचर बनता ही नहीं है, ये टायर पूरे एक बार में चेंज होते हैं। लो प्रोफाइल टायर में आते हैं, कभी ये यूज सक्सेस नहीं है कमर्शियल गाड़ी में। कमर्शियल गाड़ी में 15 इंच के टायर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंदर की तरफ दोस्तों डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है। डिस्क ब्रेक कहीं ना कहीं सेफ्टी बढ़ाता है और आप इसको बिल्कुल उम्मीद करिए कि आपको फाइनल जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल आएगा, जो शोरूम में बिकने वाली गाड़ी आएगी, उसमें ये मिलने वाले हैं आपको। और सेफ्टी के लिहाज से भी काफी बढ़िया है और मेंटेनेंस के हिसाब से भी। ये आपकी ऑक्सिलरी बैटरी होगा, यानी कि जिस बैटरी से आपकी हेडलैम्प चलते हैं, जिस बैटरी से आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आप चलाएंगे वो चलेगा। इसके दोनों टर्मिनल्स जो है कहीं ना कहीं आपके अलग से लगे हुए ऑल्टरनेटर से चार्ज होने वाले हैं। और ये OSM फिलहाल अभी खुद ही बनाता है, बाद में किसी और कंपनी की भी आ सकती है। OSM की ब्रांडिंग आपको गाड़ी में काफी जगह देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें साइड में प्लाई वगैरह से काफी सारे स्ट्रक्चरों को बनाया गया है, क्योंकि अभी फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है, प्रोटोटाइप है। साइड से देखने में भी अच्छा लगता है। यूनो एक्सप्रेस का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगा। ये इनका लीजिंग
प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ये गाड़ी को किराए पे देते हैं कि आप उतने दिनों तक हमसे जो है गाड़ी लीज पे ले लीजिए। पीछे की तरफ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो लाइट्स वगैरह मिलती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं करती हैं। ओमेगा सेकी मोबिलिटी की ब्रांडिंग पीछे की तरफ मिलती है, मीका की ब्रांडिंग मिलती है। ये लाइट्स हमने कई सारे 3 पहिया वाहनों पे भी देखी है, इसलिए इनसे थोड़े से बोर हो गए। अच्छी लगती है, लाइटों में कोई शिकायत नहीं है, मुझे पसंद है, 3 पहिया वाहनों में पसंद आती है। बट मैं चाहता हूँ मीका के लिए कुछ अलग से लाइटों में इनोवेटिव डिजाइन किया जाए, जिससे कि मीका की एक अलग पहचान बने, M1KA की एक अलग पहचान बने। लोडिंग ट्रे की बात करें तो मुझे ठीक लगती है, लोडिंग हाइट वगैरह भी 17 इंच के टायरों पे गाड़ी कहीं ना कहीं बैठी हुई है, थोड़ी सी ऊंची लगती है। बाकी जब 15 इंच के आसपास वाले टायरों पे आएगी तो ठीक लगेगी। चौड़ाई की दोस्तों बात करें तो 5 फीट के आसपास की इसकी जो है पूरी की पूरी चौड़ाई आती है। और अगर गाड़ी में लंबाई की मैं आपको बात करूं तो 9.25 फीट के आसपास गाड़ी की लंबाई आती है, जो कि 2 टन का माल ले जाने के लिए मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि हम सब लोग अपने हिसाब से बॉडी बनवाना पसंद करते हैं। नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि बैटरी काफी नीचे प्लेस होती है, बट मेरे ख्याल से जब फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल आएगा तो और इसके बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। अभी ये फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है, तो उस हिसाब से चीजें हैं। आगे की तरफ अगर आप एक्सल की बात करेंगे तो ये डेड एक्सल है, स्टेरेबल एक्सल होता है, कोई बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सामने की तरफ आपको पट्टा कमानियाँ मिलती है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाएगा, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। सामने की तरफ आपको 6 कमानियाँ मिलती है, पीछे की तरफ 7 कमानियाँ मिलती है। एंटी रोल बार्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और टायरों के मडगार्ड मुझे इंप्रेस करते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से मडगार्डों को लगाया गया है, कोई भी तरीके से ये मड वगैरह नहीं उचटने देंगे। 2 टन का माल आपको इस तरह की बॉडी में लेके जाना है। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग बॉडी बनवाते ही हैं, तो बॉडी जो है कंपनी की कितनी भी अच्छी आ जाए, हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। ओवरऑल गाड़ी पीछे से देखने में अच्छी लगती है और डाला खोलने लगाने में भी बहुत ज्यादा शिकायतें आप नहीं कर पाएंगे। डाला खोलना लगाना आसान है, जिस तरह से हमने बाकी आईसी इंजन वाली गाड़ियों में देखा है कि एक बार में कुंदे को नीचे की तरफ हाथ मारो कुंदा खुल जाता है, तो वैसे ही चीजें हैं। यहाँ से भी आपको देखने में डाला ओवरऑल अच्छा लगेगा। कोई शिकायतें मुझे इस डाला से नहीं रही, मुझे पूरी गाड़ी से कोई शिकायतें नहीं रही। गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगी, बहुत ज़्यादा नई नहीं लगी कि हमारे बीच में नई है। ऐसा लगा कि हमारे बीच की कोई बहुत पुरानी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होने जा रही है, तो बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें मुझे इसके बारे में लगती है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ आता है M1KA में केबिन के अंदर। वर्टिकल डोर हैंडल्स मिलते हैं, जैसे ट्रकों वगैरह में देखे हमने उस टाइप के। अंदर की तरफ कोई कपड़े वगैरह से चीज़ें नहीं की गई है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई गई है। पूरा फाइबर का मटेरियल यूज़ किया गया है, पॉलीमर का मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ से आप गेट को लगाने का आपको मिल जाएगा, यहाँ से लॉक अनलॉक, ये आपको लेवर मिलेगा गेट खोलने के लिए अंदर से। और इसकी जो खिड़कियां हैं, इस पूरे ड्राइवर डोर की जो खिड़कियां हैं वो बड़ी हैं, आपको देख के मजा आ जाएगा। सीट में रिक्लाइनर, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, सीट को 4 वे में एडजस्ट कर सकते हैं। सीट में हेडरेस्ट भी आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं। और पहली बार मुझे किसी कमर्शियल व्हीकल की सीट्स काफी इंप्रेस करती है। प्रोडक्शन रेडी मॉडल में शायद थोड़ा बहुत चेंजेस आए, बट फिर भी अगर ये सीट्स इस तरह की दे सकते हैं तो कमाल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 पूरे पेडल मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर मिलेगा, ब्रेक मिलेगा और क्लच मिलेगी। क्लच इसलिए दोस्तों क्योंकि ये मैनुअल है, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक सीन नहीं है। लाइट का होने के बाद भी, इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बाद भी, ईवी होने के बाद भी ये पूरा मैनुअल है। बीच में आपको एक बहुत ही फैंसी सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मिलता है। अब ये पूरा एंड्रॉइड बेस्ड है, पूरा का पूरा टच स्क्रीन सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल मैप के माध्यम से मैप कहीं ना कहीं चल रहे हैं गाड़ी में। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको FM रेडियो वगैरह चला सकते हैं आप, जैसे कि आप अपने फेवरेट बैंड को सुन सकते हैं, किस तरह के FM आप सुनना पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, गाड़ी का इस सिस्टम को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, चलते चलते मोबाइल वगैरह पे बात कर सकते हो। ब्लूटूथ के माध्यम से आपको स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटाने पड़ेंगे, आप सारे कामों के साथ में गाना भी सुन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। और चूंकि ये एंड्रॉइड बेस्ड है तो आप यहाँ पे वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। क्वालिटी वगैरह मुझे अच्छी लगती है, वीडियो वगैरह की क्वालिटी भी। हालांकि ये स्क्रीन जो है वो आउटसोर्स्ड है और अब पता नहीं फाइनल वाले मॉडल में आएगी या नहीं आएगी, बट अगर फिर भी एक और टॉप मॉडल करके दे दें और वहां रख दें तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। काफी शार्प डिस्प्ले मुझे कहीं ना कहीं लगती है और ओवरऑल मैं इस डिस्प्ले से खुश हूँ। एंड्रॉइड बेस्ड है तो हमारे पास वहां भी अनंत सीमाएं हो जाती हैं उस चीज में, तो वो एक चीज मुझे अच्छी लगती है। टच रिस्पॉन्स भी काफी फ्लूइड है, टच भी इसका ऐसा नहीं है कि बहुत लैगी हो, डिले हो, वो सारी चीजें बढ़िया है। तो ओवरऑल ये काफी कमाल का काम OSM ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने इसको लगा के जो है किया है। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में अच्छा है, इसका फिट फील फिनिश अच्छा आता है, 4 स्पोक का कहीं ना कहीं लगता है। ओवरऑल अगर ओमेगा की इसमें क्रॉस सेक्शन करके भी आप चलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बीच में OSM का लोगो वगैरह अच्छा लगता है, पकड़ने में ओवरऑल स्टीयरिंग अच्छा लगता है। और आप देखें ना ब्लैक पियानो में जिस हिसाब से फिनिश की गई है वो एकदम प्रीमियम सा लुक देती है। कमर्शियल व्हीकल में, इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी चीज़ हो जाती है और काफ़ी अप्रिशिएबल चीज़ें जो है हो जाती है। कंपनी को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। बाशर्त की फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल तक क्या चीज़ें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी वो कहना मुश्किल है।
हालांकि इस स्टीयरिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलते हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक। यहाँ से आप वाइपर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। 2 सेटिंग आपको मिलती है, लो और हाई। इसके अलावा आप पुल करके मिस्ट चला सकते हैं। फ्रंट लाइट के लिए, फॉग लैंप के लिए और हेडलाइट के लिए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिकेटर वगैरह और अपर डिपर वगैरह भी इसी से कंट्रोल होते हैं। अब ये कहीं से ऐसा लग रहा है कि पैनल ला के सीधे रख दिया, रीजनरेशन का स्विच दिख रहा है, इको मोड का स्विच दिख रहा है, जो कि इस गाड़ी में कतई एग्जिस्ट नहीं करते। डमी स्विच भी दिख रहा है। बाकी हेडलाइट लेबलिंग जो है वो कहीं ना कहीं काम की चीज है। ओवरऑल डैशबोर्ड की क्वालिटी वगैरह भी ठीक फील होती है। आपको कहीं भी ऐसे अंडर कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रहा अभी भी कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी से किया हुआ है। बाकी आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। जब चलाएंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको चलाने के लिए कि इसको मैनुअल कैसा चलेगा। इसके अलावा आप गियर बॉक्स के सामने प्रैक्टिकल यूटिलिटी स्पेस वगैरह भी हमें थोड़े बहुत गाड़ी में दिखते हैं। ओवरऑल ये जो आपको ब्लू कलर की लाइट दिख रही है, ये देखने में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। केबिन बहुत अप मार्केट सा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत मॉडर्न सा केबिन में हम आ गए। और इंटरनल रियर व्यू मिरर जो है उसमें कहीं भी एडजस्टमेंट्स नहीं मिलते हैं आपको डिमिंग फंक्शन वगैरह के लिए, क्योंकि वो इतना यूज भी नहीं होता है। वहां से आप देखोगे भी नहीं पूरी बॉडी बनवाने के बाद। केबिन में एक छोटी सी लाइट वगैरह मिलती है। को ड्राइवर साइड में आपको कोई सनवाइजर नहीं मिलता है। ड्राइवर साइड में आपको काम चलाओ सनवाइजर मिल जाता है, जो कि शायद जरूरी भी है। इसके अलावा बीच में थोड़ा सा इन्होंने एक प्लाई का जो बोर्ड बना दिया है, जिसको आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल में शायद इसकी जगह कुछ और दें, मुझे ऐसा लग रहा है। पीछे की तरफ आपको देखने के लिए शीशा है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे गाड़ी में, तो गाड़ी को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। कहीं भी छत को इस तरीके से नहीं खोला हुआ है कि बाद में आपको दिक्कत आए या फिर आपकी गाड़ी जो है वो गर्मियों में केबिन गर्म ना हो, उस चीज का ध्यान रखा गया है। दोस्तों अब बात आती है कि लेके कितना जाती है। तो भाई देखो 2 टन लेके जाती है। 2 टन लेके जाती है, लगभग 9.25 फीट के आसपास का लंबाई है, 5 फीट के आसपास की चौड़ाई है। कार्गो एरिया टेक्निकली बड़ा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप बहुत ही कम खर्च में इसको चलाने वाले हो। कोई सर्विस वगैरह मेंटेनेंस वगैरह है नहीं। अब एक चीज़ और इसके बारे में जो नोट करने वाली है वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो विदाउट सब्सिडी के आसपास बात करते हैं तो 15 लाख रुपए के आसपास। और अभी फिलहाल की डेट में कंपनी जो रेंज क्लेम कर रही है वो कर रही है लगभग 250 किलोमीटर। अगर 250 किलोमीटर की बात करें तो लगभग आप एक सिटी का टू एंड फ्रो जो है ले सकते हैं। और 2 टन के पेलोड करने में आपको कोई ऐसी इशू नहीं होगा कि भाई हमें ये नहीं डालना है वो नहीं डालना है, आप इसमें डालिए लोड भरिए। तो दोस्तों ये था M1K यानी कि मीका इंडिया का पहला स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। अब इनका कहना ये है कि ये पहले 2000 बुकिंग्स लेने वाले हैं, और उसके बाद जैसा फीडबैक आएगा मार्केट क्या बोलता है उसके हिसाब से ये आगे गाड़ियाँ बनाने वाले हैं। गाड़ी अभी प्रोटोटाइप है, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। लंबा चलाएंगे, जब मार्केट फीडबैक आएगा तो और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल के लिए ये है कि इसकी बुकिंग्स जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है, लगभग 9,999 के बुकिंग प्राइस पे। उसके बाद जो है आप इसको बुक कर सकते हैं। और डिलीवरीज जो है अभी कोई कमेंट्स कब होंगी ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि रिसर्च अभी भी चल रहा है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जब बड़े बड़े OEMs इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है M1K को देख कर कि ये एक जो है प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लग रहा है। अब एक चीज़ और M1K के बारे में जो स्पेशल है वो ये है कि ये गाड़ी जो है वो छोटा हाथी, महिंद्रा मैक्सी ट्रक, सुप्रो प्रॉफिट ट्रक या फिर अशोक लेलैंड की 2 सीरीज की गाड़ी नहीं आती, ऑल्दो उनके जैसी सिर्फ दिखती है। ये गाड़ी कहीं ना कहीं सिट होती है टाटा 407 के आसपास, आइसर 2059 के आसपास, बुलेरो पिकअप के भी ऊपर, या फिर टाटा योद्धा जहाँ आती है, जेनॉन योद्धा जहाँ आती है वहाँ फिट होती है, क्योंकि इसका जो पेलोड आने वाला है वो लगभग 2 टन के आसपास आने वाला है। तो उन गाड़ियों से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते जो 600-700 किलो का पेलोड लेके जाते हैं, तो लगभग 2 टन के पेलोड वाली गाड़ियों से इसका कंपैरिजन करेंगे। वैसे इस गाड़ी का कोई टेक्निकली कंपैरिजन है नहीं, कारण ये कि इलेक्ट्रिक है और वो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं। दोस्तों अब एक बड़ी सी बात आती है, जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, चाहे वो हम पैसेंजर कार खरीदें, चाहे कार्गो रिक्शा खरीदें, चाहे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल देश का पहला खरीदें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। यार देखो देश में जैसे जैसे ईवीज बढ़ रही है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। फिलहाल की डेट में ये है कि अगर आपके पास 5 mm की डार घर में तार है, 2 किलोवाट का अगर आपने मीटर में कनेक्शन ले रखा है, आप इसको अपने घर पर चार्ज कर लो। पेट्रोल पंप पे भी चीज़ें बढ़ रही हैं, पार्किंग में भी कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके हर शहर में बढ़ रही है, भाई Tier 1 सिटीज़ हो गए जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, कोलकाता वगैरह, इनमें चीज़ें बढ़ रही है। अब अगर हम बात करें छोटी छोटी सिटीज़ की, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, आइजोल हो गया, इन सब सिटीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना है धीरे धीरे, तो आप अपनी सिटी में जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। अब उदय सर का ये कहना है, इसके जो फाउंडर है उनका ये कहना है कि हम लोग जो है हर 60-70 किलोमीटर के बीच में एक सर्विस सेंटर देने वाले, बाकी चार्ज आप इसको बेहतर से बेहतर जगह कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। बाकी बैटरी पैक वगैरह जो है वो बढ़िया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चार्जिंग वाला जो मेजर इशू होता है, क्योंकि डीजल वाली गाड़ी में, पेट्रोल वाली गाड़ी में आपने तुरंत पेट्रोल डाला, CNG भरा और आप जो चल दिए, इसमें चार्जिंग को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B और B2C दोनों ही कस्टमर का ख्याल रखा गया है। ये लोग जो है वो बल्क में सप्लाई करने का सोच रहे हैं, अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी की बात चल रही है। लास्ट माइल आप कार्गो डिलीवरी कर रहे हो
काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट है। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया की तरफ प्रमोट करता है, ग्लोबल वार्मिंग रोकता है और हम लोग कहीं ना कहीं क्लीन की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक इन अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एज फॉर द वर्ड्स ऑफ फाउंडर ऑफ दिस ओमेगा, दैट फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक एंड इट्स इलेक्ट्रिक। सो बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं, देखते हैं कब मार्केट में आता है, कब बुकिंग शुरू होती है, उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी कैसा क्या परफॉर्म करती है। फिलहाल दोस्तों चार्जिंग के बारे में आपकी जितनी जिज्ञासा है उतनी मेरी भी है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और OEMs के भी क्या प्लान है, कैसे ग्रिड लगाएंगे, उतने सारे कैसे मेजर लगाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है ईवीज के बारे में है। कोई स्पेशल चीज़ जो आपको अगर इस गाड़ी के बारे में जाननी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी नीचे है। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल की दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, वक्त से पहले रिव्यू करा लीजिए, ट्रैफिक पुलिस करिए जगह। मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसी किसी वीडियो में।